गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम करेंगे आपका लेक्चर नंबर 8 ऑफ योर यूनिट फर्स्ट, दैट इज सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो बेटा आज हम इस यूनिट का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मैं कहूंगी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट करेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, जिसका नाम है आपका मोल कंसेप्ट। बेटा जब तक आपको मोल कंसेप्ट नहीं पता होगा या जब तक आप इसको अच्छे से नहीं पढ़ लेते हो, आपको हमेशा ही केमिस्ट्री में दिक्कत आएगी। आपको हमेशा ही कोई प्रैक्टिकली अगर आपको एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है उस टाइम भी आपको दिक्कत आएगी, या मैं कहूँ कि आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है 11th 12th में या फिजिकल केमिस्ट्री में, तो अगर आपको मोल कंसेप्ट नहीं पता होगा तो आपको हमेशा ही दिक्कत आएगी। ठीक है, बहुत इजी कंसेप्ट है, सिर्फ आपको बहुत ध्यान से इसको पढ़ना है। इसीलिए मैं कहूंगी इस वीडियो को आप 2 बार देखो, 3 बार देखो, बट अपना कंसेप्ट क्लियर करो। ठीक है बेटा, तो आज हम करेंगे आपका मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट आप पढ़ चुके हो, वैसे तो 10th क्लास में थोड़ा बहुत बेसिक आपको पता होगा, बट मैं आज आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगी मोल कंसेप्ट, बिल्कुल इनिशियल से, ताकि किसी का भी कोई कंसेप्ट मिसिंग ना रहे। ठीक है बेटा, तो मोल कंसेप्ट एक कंसेप्ट है जिसमें मोल जो होता है, मोल क्या है, ये मोल जो वर्ड है क्या है बेटा, ये एक यूनिट है। किस चीज की यूनिट है ये यूनिट टू मेजर एनी यूनिट टू मेजर द क्वांटिटी of any substance in chemistry। तो केमिस्ट्री में किसी भी सब्सटेंस की अगर आपको क्वांटिटी नापनी है कि कितना आपने लिया है, तो उसकी जो यूनिट आप यूज करोगे वो यूनिट यूज करोगे मोल, MOLE, मोल। जैसे कि आप अब तक हमने आपकी बेसिक यूनिट पढ़ी थी SI सिस्टम में, जैसे कि आप लेंथ फर्स्ट हमने पढ़ी थी, लेंथ को आप किससे मेजर करते हो, किस यूनिट में आप मेजर करते हो, मीटर या फिर आप मैं कहूं सेंटीमीटर में मेजर करते हो। तो जैसे लेंथ को, लंबाई को नापने की कौन सी यूनिट है आपकी, आइदर मीटर और सेंटीमीटर, ऐसे ही क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस की, चाहे आप कोई केमिकल ले लो या मेटल ले लो, कुछ भी ले लो, उस सब्सटेंस की क्वांटिटी अगर आपको नापनी है तो केमिस्ट्री में आप उसको मोल्स में नापोगे। ठीक है बेटा, ऐसे ही अगर हम सेकेंड ले आपकी एरिया, जैसे आप एरिया को नापते हो मीटर स्क्वायर में। थर्ड आपका अगर हम देखें वेट को आप नापते हो केजी या फिर ग्राम में। फोर्थ अगर हम देखें तो आपकी वॉल्यूम, बेटा वॉल्यूम आप किस में नापते हो, वॉल्यूम आप कौन कौन सी यूनिट में मेजर करते हो, वॉल्यूम आइदर आप लीटर में करते हो या फिर मिलीलीटर में करते हो या फिर मीटर क्यूब में करते हो या फिर सेंटीमीटर क्यूब में करते हो या फिर मैं कहूं डेसीमीटर क्यूब में करते हो। ठीक है, तो ये सारी आपकी यूनिट्स हैं जो कि आपके वॉल्यूम को बताती है। वॉल्यूम अगर आपको किसी भी सब्सटेंस की वॉल्यूम मेजर करनी हो तो आप किन किन यूनिट्स में करते हो, लीटर में, मिलीलीटर में, सेंटीमीटर क्यूब में, सेंटीमीटर क्यूब में और डेसीमीटर क्यूब में। तो यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहूंगी, ये चीजें मैं आपको पहले ही पढ़ा चुकी हूँ, बट मोल कंसेप्ट में ये यूज होंगी, इसलिए मैं आपको दोबारा से एक बार रिवीजन करवा रही हूँ। ठीक है, तो आपको इन यूनिट्स को इंटर कन्वर्ट भी करना आना चाहिए, क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल करोगे तो मान लो अगर आपका क्या दिया है, अगर आपका वेट ग्राम में दिया है तो आपको केजी में कन्वर्ट करना आना चाहिए, अगर आपका आंसर केजी में पूछा है। ठीक है, तो आपको रिलेशन पता होना चाहिए ग्राम में और केजी में क्या रिलेशन है, तभी आप उसको कन्वर्ट कर पाओगे। तो जैसे हमें पता है कि 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम।
ठीक है, तो जैसे आपका ये केजी और ग्राम का रिलेशन है, ऐसे ही हम अगर वॉल्यूम की हर एक यूनिट का रिलेशन निकाले तो देखो क्या होता है आपका बेटा, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। ठीक है, 1 लीटर जो होता है 1000 मिलीलीटर या ml के बराबर होता है, और 1000 ml जो होता है वो बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब के, या फिर कई बार हम सेंटीमीटर क्यूब को सीसी भी लिख देते हैं। कहीं पे अगर आपको यूनिट दिख रही है सीसी, सी मीन सेंटीमीटर और सी फॉर क्यूब, तो सीसी भी आपको सेंटीमीटर क्यूब की जगह आपको लिखा दिखेगा। तो आप कह सकते हो कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, या अगर हम बात करें 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। ठीक है बेटा, क्योंकि 1000 मिलीलीटर 1 लीटर में 1000 ही मिलीलीटर है और 1000 ही सेंटीमीटर क्यूब है, तो आप कह सकते हो यहाँ पे कि 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब या फिर 1 सीसी। ये आप कह सकते हो कि 1 ml जो है, क्योंकि 1 लीटर में 1000 ही मिलीलीटर है और 1000 ही सेंटीमीटर क्यूब है, तो आप कह सकते हो कि 1 ml में 1 मिलीलीटर में 1 ही सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो अगर हम इसको मीटर क्यूब में, हमें लीटर पता चल गया, लीटर और मिलीलीटर का हमें रिलेशन पता चल गया, हमें सेंटीमीटर क्यूब का रिलेशन पता चल गया। अब अगर हम वॉल्यूम आपकी निकाले किसमें, मीटर क्यूब में, तो अगर हम लीटर या मीटर क्यूब का रिलेशन देखें तो वो कैसे है बेटा, देखो जैसे आपको पता है कि 1 लीटर में आपका क्या होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। क्या होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो बेटा ये सेंटीमीटर क्यूब जो है इसका मतलब क्या होता है कि सेंटी जो वर्ड है, सेंटी के ऊपर भी क्यूब होगा और मीटर के ऊपर भी क्यूब होगा, तब जाके आपका कंबाइन होता है सेंटीमीटर क्यूब, तब जाके आप बोलते हो सेंटीमीटर क्यूब, सीसी बोलते हो। यानी कि आप इसको दूसरे फॉर्म में अगर आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो 1000 सेंटी क्यूब मीटर क्यूब। अब आपका सेंटी क्या होता है, मिली क्या होता है, डेसी क्या होता है, ये मैं आपको पहले बता चुकी, बट बेटा एक बार मैं फिर आपको बता देती हूँ। यहाँ पे सेंटी मीन्स क्या होता है, सी फॉर सेंटी, सेंटी मीन्स 10 रेज टू पावर, सेंटी मीन्स क्या होता है बेटा आपका, सेंटी मीन्स 10 रेज टू पावर 2। तो सी जो है या मैं कहूँ सेंटी जो है वो सिंपली एक नंबर है, सिंपली आप 10 रेज टू पावर -2 को सेंटी बोलते हो। ऐसे ही अगर मैं डी की बात करूं, डी होता है आपका डेसी, डेसी का मतलब आपका क्या होता है, क्या होता है डेसी, मैंने आपको बताया था डेसी होता है 10 रेज टू पावर -1। तो डेसी आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सिंपली एक नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है। डी आपका सिंपली एक नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है, और कौन सा नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है, 10 रेज टू पावर -1। ऐसे ही अगर कहीं पे एम लिखा है दैट मीन्स मिली, मिली का मतलब होता है आपका 10 रेज टू पावर कितना होता है -3। ठीक है, तो अगर आपका कहीं पे भी मिली लिखा है दैट मीन्स ऑटोमेटिकली आप समझ जाओ वहां पे क्या है 10 रेज टू पावर -3। और ऐसे ही अगर हम किलो की बात करें तो किलो आपका कितना होता है, किलो होता है 10 रेज टू पावर 2। ठीक है बेटा, तो ये आपके कुछ मैं कहूँ कुछ हम शॉर्ट फॉर्म्स जो यूज करते हैं नंबर्स को रिप्रेजेंट करने की। अब आपको मैं यहाँ बता दूं कि 10 रेज टू पावर 2, अगर बेटा 10 रेज टू पावर 2 है तो आप क्या लिखते हो, 10 को 2 बार मल्टीप्लाई करते हो, जब जाके वो क्या बन जाता है 100 बन जाता है। ठीक है, यानी कि 10 रेज टू पावर इज इक्वल टू 100। बट अगर आपकी पावर 10 रेज टू पावर -2 है दैट मीन्स आपका क्या होगा 1/10 रेज टू पावर 2। ये जब आपकी पावर कहाँ हो, डिनोमिनेटर में हो, और उसको अगर आपको न्यूमरेटर में लाना है तो आप माइनस साइन लगा देते हो। तो ये पावर मैंने डिनोमिनेटर में लिख दी, तो 10 रेज टू पावर -2 को आप 1/10 रेज टू पावर 2 भी कर सकते हो। कहीं पे अगर आपका आंसर ऐसे आता है तो आप डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो 10 रेज टू पावर -2। ठीक है, अगर आपको पावर ऊपर ले जानी होती है तो आप हमेशा माइनस का साइन ले लेते हो। ठीक है, तो इसको अगर हम और तरीके से रिप्रेजेंट करें तो आप रिप्रेजेंट कर सकते हो 1/100। ऐसे ही 10 रेज टू पावर -1 को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, 1/10
10 की पावर 1, जब ये ऊपर गई तब -1 हो गई। ऐसे ही इसको अगर हम रिप्रेजेंट करें तो बेटा ये आपका क्या है 1/10 की पावर डिनोमिनेटर में आ जाएगी तो 3, ठीक है। तो 3 टाइम आप 0 लिखोगे, 1/1000 ये आपका होता है 10 की पावर 3 -3, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखो क्या है आपकी 10 की पावर 3 है, इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो 1/10 की पावर 3। तो अगर आपको पावर ऊपर ले जानी हो तो माइनस में आ जाती है, तो 10 रेज़ टू पावर -3। तो जहां पे भी ये चीजें आपकी लिखी हो -2, -1, -3, -4, 10 रेज़ टू पावर -1, -2 ऐसे लिखी हो तो उनको समझना भी जरूरी है, ठीक है, कि पॉजिटिव पावर्स में और नेगेटिव पावर्स में आपका क्या डिफरेंस होता है, ठीक है बेटा। तो देखो यहाँ पे अगर आपका यहाँ करें तो देखो क्या है आपका सेंटी मीन्स क्या होता है, सेंटी एक नंबर है, दैट मीन्स 10 रेज़ टू पावर -2। सेंटी का मतलब होता है 10 रेज़ टू पावर -2। सेंटी के ऊपर क्यूब है तो हम यहाँ पे क्यूब लगा सकते हैं और ये हो गया आपका मीटर क्यूब। तो बेटा अगर इसको हमें रिप्रेजेंट करना हो, ये 1000 है, इसको हम 10 रेज़ टू पावर 3 भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय -2, 10 रेज़ टू पावर -2 को अगर कि हम क्यूब करें तो आपका क्या आएगा -6 आएगा। तो आप लिख सकते हो 10 रेज़ टू पावर -6 मीटर क्यूब। अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये आपकी पॉजिटिव है और ये आपकी क्या होगी नेगेटिव है, नेगेटिव पावर यानी कि 1/, ठीक है। तो आप इसको यहाँ लिख सकते हो, ये आपका हो जाएगा 1 2 3 0 और ये आपका हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 1/10 की पावर 6, ठीक है, उसको आप 10 रेज़ टू पावर -6 भी लिख सकते हो। तो यहाँ से 30 से 30 आपके कैंसिल हो गए हैं और आपका बच गया है मीटर क्यूब, यानी कि आपका क्या होगा यहाँ पे 1/1000 मीटर क्यूब, जिसको आप लिख सकते हो 1/10 की पावर 3 मीटर क्यूब, या फिर अगर हम इसे ऊपर लाना चाहे तो आप कैसे लिख सकते हो 10 रेज़ टू पावर -3 मीटर क्यूब। यानी कि 1 लीटर में कितने मीटर क्यूब होते हैं बेटा 10 रेज़ टू पावर -3 मीटर क्यूब। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ पे अगर मैं लिखूं कि 1 लीटर इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर -3 मीटर क्यूब, या फिर सिंपली अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 1/1000 मीटर क्यूब होते हैं 1 लीटर में, ठीक है। अब बात आती है आपकी डेसीमीटर की, किसकी आती है बेटा, बाकी सारी हो गई, बाकी सबका रिलेशन हमने देख लिया। अब नेक्स्ट जो है आपका डेसीमीटर। डेसीमीटर, डेसी मीन्स आपका क्या होता है 10 रेज़ टू पावर -1, ठीक है। तो अगर हमें लीटर को डेसीमीटर में कन्वर्ट करना है, डेसीमीटर क्यूब में करना है, तो आप कैसे कर सकते हो, देखो बेटा यहाँ पे आपका क्या है 10 रेज़ टू पावर -3, इसी से ही हम कन्वर्जन निकाल सकते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हो 10 रेज़ टू पावर -1 रेज़ टू पावर 3, ठीक है। सेम यही तो हो गया कि -1 से जब आप 3 मल्टीप्लाई करोगे तो 10 रेज़ टू पावर -3 आपकी आ जाएगी और ये आपका हो गया मीटर क्यूब। ये आपका कितना हुआ है यहाँ पे 10 रेज़ टू पावर -1 आपका क्या होता है डेसी, यानी कि डी का क्यूब मीटर का क्यूब, जिसको आप सिंपली ऐसे लिख सकते हो जैसे यहाँ हमने लिखा था सेंटीमीटर क्यूब जो होता है उसमें सेंटी का भी क्यूब होता है और मीटर का भी क्यूब होता है, कंबाइन करके आप बोलते हो सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे आपका क्या है डेसी का भी क्यूब है और मीटर का भी क्यूब है, दैट मीन्स आप कह सकते हो यहाँ पे आपका क्या है डेसीमीटर क्यूब। कितना डेसीमीटर क्यूब, कोई वैल्यू नहीं है, यानी कि 1 डेसीमीटर क्यूब, दैट मीन्स 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है बेटा। तो ये आपको इंटर कन्वर्जन आना चाहिए, तभी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओगे। तो ये जो मैंने आपको बॉक्स में बनाया है ये आपको जरूर याद होना चाहिए बेटा, तभी आप इसके न्यूमेरिकल फर्दर सॉल्व कर पाओगे, ठीक है बेटा। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो देखो हमने क्या कहा है, मोल जो है एक यूनिट है, किसकी यूनिट है, किसी भी सब्सटेंस की क्वांटिटी को मेजर करने की। हम फिजिक्स की बात नहीं कर रहे, सिर्फ केमिस्ट्री में मोल आपका यूज होगा, सिर्फ केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री में किसी भी सब्सटेंस की क्वांटिटी अगर आपको मेजर करनी है तो वहां आप यूज करोगे कौन सी यूनिट, मोल, ठीक है।
तो 1 मोल, 2 मोल, 3 मोल कैसे लेते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया, फॉर एग्जांपल जैसे आप लेंथ को किस यूनिट में मेजर करते हो, मीटर या सेंटीमीटर, ऐसे ही एरिया को आप मीटर क्यूब में करते हो, वेट को केजी और ग्राम में करते हो, वॉल्यूम को लीटर, मिलीलीटर, मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब या फिर डेसीमीटर क्यूब में करते हो। तो ये आपकी क्या है, ये इन फिजिकल प्रॉपर्टी को मेजर करने की यूनिट है। तो ऐसे ही केमिस्ट्री में जितनी भी आपकी क्वांटिटी किसी भी सब्सटेंस की, किसी भी केमिकल की, किसी भी मेटल की, नॉन मेटल की, किसी की भी क्वांटिटी आपको लेनी है एक्सपेरिमेंट करने के लिए, तो उस क्वांटिटी को आप किस फॉर्म में, किस यूनिट में मेजर करोगे, मोल यूनिट में। ठीक है, तो ये आपकी 4 बेसिक यूनिट हो गई। इनका इंटर कन्वर्जन मैंने आपको बता दिया है, ये आपको अच्छे से आना चाहिए, तभी आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मोल कंसेप्ट के सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो फिफ्थ एक और हम देख लेते हैं। फिफ्थ हम कौन सी जर्नल आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी यहाँ यूज होगी मोल कंसेप्ट में, देखो बेटा। तो बेटा नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है जिसकी हम बात करेंगे वो है आपकी प्रेशर, जो कि आपकी मोल कॉन्सेप्ट में यूज होगी। तो प्रेशर आपका क्या होता है, प्रेशर हम किस किस फॉर्म में नाप सकते हैं, या मैं कहूँ प्रेशर को हम किस किस यूनिट में मेजर कर सकते हैं, तो वो है आपकी एटीएम, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आप अर्थ पे कहीं पे भी बैठे हो या इस रूम में बैठे हो, दैट मीन्स वहां पे प्रेशर कितना है, 1 एटीएम, दैट इज 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अर्थ के सरफेस पे हर जगह आपका प्रेशर हमेशा 1 एटीएम ही रहेगा। ठीक है, तो अगर आप रूम टेम्परेचर पे भी देखते हो कितना प्रेशर अप्लाई हो रहा है, तो वो हमेशा 1 एटीएम के बराबर ही होगा। तो आप प्रेशर को नाप सकते हो इन टर्म्स ऑफ एटीएम, या फिर मैं कहूँ बार, और आप टॉर में भी नाप सकते हो, टॉर में भी मेजर कर सकते हैं, टॉर यूनिट में, और mm ऑफ hg में भी मेजर कर सकते हो, एंड cm ऑफ hg में भी मेजर कर सकते हो। ऐसे ही आप पास्कल में भी मेजर कर सकते हो। ठीक है, ये सब क्या होते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। तो आप प्रेशर को इन यूनिट में मेजर कर सकते हो। ठीक है, तो बेटा अगर हम पहले बात करें पास्कल जो है आपका, अब तक आप प्रेशर की यूनिट पढ़ रहे थे पास्कल, कि आप प्रेशर को पास्कल में मेजर कर सकते हो। बट पास्कल जो यूनिट है, एमकेएस यूनिट है, हम उसको फिजिक्स में यूज करते हैं, केमिस्ट्री में हम एटीएम, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर यूज करते हैं, पास्कल यूज नहीं करते। तो अब तक जो आप पढ़ रहे थे उस हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो प्रेशर जो होता है, प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। फोर्स आपका क्या होता है बेटा, अगर मैं यहाँ लिखूं फोर्स अपॉन एरिया, आपका क्या होता है, प्रेशर होता है। तो फोर्स आपका किस में नापते हो आप, न्यूटन, और एरिया किस में नापते हो आप, मीटर स्क्वायर। अभी मैंने आपको बताया था। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आपका क्या होता है, प्रेशर होता है, जो कि आपने पढ़ा था किसके बराबर होता है, 1 पास्कल के बराबर होता है। ठीक है, अगर हम इसको 1 पास्कल को और ज्यादा सिंप्लीफाई फॉर्म में पढ़ें तो देखो फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स आपका क्या होता है, फोर्स होता है मास, कैपिटल में लिख लेती हूं, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, और आपका एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर। मैंने कैपिटल में इसीलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे अगर मैं स्मॉल m लिखती तो आप यहाँ पे उसको समझते हैं मीटर है, क्योंकि नीचे आपका मीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखो एक्सेलरेशन आपका क्या होता है बेटा, यहाँ देखो एक्सेलरेशन आपका होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो अगर हम इसको वेलोसिटी के फॉर्म में लिखे तो आपका क्या होगा, मास इनटू वेलोसिटी अपॉन मीटर स्क्वायर, और टाइम की यूनिट होती है सेकेंड। ठीक है, तो सिंपल आप s भी लिख सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं वेलोसिटी को अगर और ज्यादा सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखे तो वेलोसिटी आपकी होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर हम इसको लिखे मास इनटू डिस्टेंस अपॉन मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय सेकेंड, डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम की यूनिट सेकेंड। तो यहां से आपका बनता है, मैं यहां लिख देती हूं, दूसरी जो बी यूनिट आप पढ़ते हो यहां लिख देती हूं मैं, क्या है, मास इनटू डिस्टेंस अपॉन मीटर स्क्वायर अपॉन मल्टीप्लाई बाय सेकेंड स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो देखो मास की यूनिट आप क्या पढ़ते हो, केजी, डिस्टेंस की आप पढ़ते हो मीटर अपॉन मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय सेकेंड स्क्वायर।
तो यहाँ देखो मीटर से मीटर कैंसिल, तो आपका क्या बचता है केजी पर मीटर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो 1 पास्कल और किसके बराबर होता है 1 केजी पर मीटर सेकेंड स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, बट ये चीजें हम केमिस्ट्री में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये टोटली आप फिजिक्स में यूज करते हो, ये कंसेप्ट पास्कल का आप फिजिक्स में यूज करते हो। हम हमेशा केमिस्ट्री में किस फॉर्म में यूज करते हैं प्रेशर, एटीएम के फॉर्म में। तो हम अब डिराइव करेंगे कि एटीएम के फॉर्म में इन बाकी यूनिट्स का क्या रिलेशन है, तभी आप अपने क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन में बार में, टॉर में या एमएम ऑफ एचजी या सीएम ऑफ एचजी या फिर पास्कल में, हालांकि पास्कल में देते नहीं है, बट अगर बाय चांस दे भी देते हैं क्वेश्चन में तो आपको उसे कन्वर्ट करने आना चाहिए एटीएम में। ठीक है, तो हम एक कन्वर्टिंग रिलेशन पढ़ेंगे या मैं कहूँ इंटर कन्वर्जन रिलेशन पढ़ेंगे इनके बीच में। ठीक है, तो देखो बेटा आपका ये तो फिजिक्स का था, तो अब बात करते हैं हम केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री में जो हम यूज करते हैं वो आपकी है एटीएम। पहला जो हम यूज करते हैं दैट इज एटीएम, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर हम अब तक हम पास्कल यूज कर रहे थे बट अब हमने सडनली एटीएम यूज किया है। ठीक है, तो अगर हम पास्कल और एटीएम में रिलेशन देखें तो आपका होता है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। ठीक है, पास्कल को आप PA से रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है बेटा, तो 1 एटीएम जो होता है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। अगर किसी को ये वैल्यू याद नहीं होती है तो मैं एक छोटी सी ट्रिक बता देती हूँ, अगर आपको वो आसान लगे तो आप उस तरीके से भी याद कर सकते हो। देखो जैसे 1 है तो उसकी जगह 1 आ गया, डॉट या डेसिमल आ गया उसके बाद, फिर देखो ए की शेप कैसी है, 0 के फॉर्म में है तो देखो 0 है। टी की शेप कैसी है, 1 के फॉर्म में है वर्टिकली तो 1 है। और एम की शेप आपकी एम ऐसा होता है तो उसको अगर टेढ़ा कर दे तो एम कैसा बन जाएगा, 3 के जैसा बन जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू आपकी हो गई है। अगर किसी से वैल्यू याद होती है तो वैल्यू ऐसे याद कर लो, या फिर आप जो मैंने ट्रिक बताई है उसके हेल्प से भी आप याद कर सकते हो। तो ये तो बात हो गई पास्कल और एटीएम के बीच में रिलेशन क्या है। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो है आपका बार। तो 1 बार जो होता है किसके बराबर होता है, 1 बार हमेशा 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। तो अगर हम 10⁵ पास्कल की जगह क्या लिख दे, बार लिख दे, 1 बार लिख दे, तो थर्ड जो आपके बनेगा रिलेशन वो क्या बनेगा, 1 एटीएम इज इक्वल टू 1.03013 बार। ठीक है बेटा, ये आपका रिलेशन बनेगा क्योंकि 10⁵ पास्कल के बराबर क्या होता है, 1 बार के बराबर होता है। तो हम इतना बार लिख सकते हैं क्योंकि इस वैल्यू को अगर आप 1 बार से मल्टीप्लाई करोगे तो इतनी ही आएगी आपकी। ठीक है, जो कि ऑलमोस्ट माना जाता है केमिस्ट्री में कि 1 एटीएम जो है नियरली किसके इक्वल होती है, 1 एटीएम जो है आपका नियरली अप्रोक्सीमेटली 1 बार के इक्वल होता है। आप देख सकते हो यहाँ पे कि अप्रोक्सीमेटली 1 बार के इक्वल ही आपको दिख रही है। ठीक है, 1 की। ठीक है बेटा, तो यहाँ से आप देख सकते हो कि 1 एटीएम किसके बराबर होता है, 1 बार के बराबर होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एमएम ऑफ एचजी, तो देखो बेटा क्या होता है, फोर्थ अगर हम रिलेशन बात करें तो फोर्थ आपका क्या है, 1 एटीएम जो होता है वो 760 एमएम ऑफ एचजी होता है। एमएम ऑफ एचजी का मतलब होता है, देखो मरकरी जो है एक आपका ऐसा मेटल है जो कि आपको लिक्विड फॉर्म में मिलता है। तो अगर कहीं पे आप 1 एटीएम का प्रेशर अप्लाई कर रहे हो तो वहां पे क्या होगा, मरकरी जो है 760 mm चढ़ जाएगा। ठीक है, यानी कि मरकरी की लेवल जो है वो 760 mm चढ़ जाएगा। जैसे मैंने आपको डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में बताया था, उसमें देखो आप थर्मामीटर में मरकरी फिल करते हो। ठीक है, तो वहां पे भी आपका क्या होता है, मरकरी राइज करता है। तो ऐसे ही अगर कहीं पे आपने 1 एटीएम का प्रेशर अप्लाई किया है तो वहां पे मरकरी भी राइज कितना होगा, 760 mm मरकरी राइज हो जाएगा। मरकरी का जो लेवल है वो 760 mm राइज हो जाएगा। तो ये बात हो गई 1 एटीएम और MMHG में क्या रिलेशन है। अब बात करते हैं आपकी CM ऑफ HG में क्या रिलेशन है। तो बेटा देखो फिफ्थ अगर हम रिलेशन पढ़े तो 1 एटीएम हमेशा 76 CM ऑफ HG के बराबर होता है। ठीक है,
अब लास्ट आपका कौन सा बचता है, लास्ट आपका बचता है टॉर्क। तो टॉर्क का आपका क्या होता है, 6 अगर हम रिलेशन देखें तो 1 ATM जो होता है, 1 ATM जो है बेटा आपका 760 टॉर्क के बराबर होता है। ठीक है, तो आपको ये रिलेशन पता चल गया। अगर मैं आपका इसका ब्रीफ लिखूं तो यहां मैं लिख देती हूँ, एक बॉक्स बना, 1 ATM इज इक्वल टू 1.013 पास्कल इंटू 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। बेटा अगर हम इसे किलो पास्कल में करें, अगर हम इसे कन्वर्ट करें किलो पास्कल में तो वो भी कर सकते हैं। जैसे किलो जो वर्ड होता है उसका मतलब होता है 10⁵। ठीक है, किलो का वर्ड 10⁵। शायद मैंने पहले 10⁵2 लिखा था गलती से, बट किलो होता है 10⁻3, तभी तो 1 kg में कितने होते हैं, 10⁻3 ग्राम होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो किलो की जगह हमने क्या लिखा, 1 किलो की जगह लिखा 10⁻3, तब ग्राम में कन्वर्ट हो गए। ठीक है बेटा, तो किलो जो होता है वो 10⁻3 के बराबर होता है। तो देखो अगर इसे हमें कन्वर्ट करना है किलो पास्कल में तो 10⁵ को हम ब्रेक करके लिख सकते हैं 10⁻2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻3। ठीक है, मैंने कहा था मल्टीप्लिकेशन में आपकी पावर्स क्या होती है, ऐड हो जाती है। तो 2 प्लस ये क्या होगा, 10⁻2 प्लस 3 क्या होगा, 5 के बराबर हो जाएगा। तो अब आपका ये होता है 10⁻3 क्या होता है, किलो होता है। दैट मीन्स आपका अगर 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल को हम कैसे लिख सकते हैं, 10⁻2 इंटू 10⁻3 पास्कल लिख सकते हैं बेटा। ठीक है, ये आपका किसके बराबर है, किलो के बराबर है। तो आप लिख सकते हो 1.013 इंटू 10⁻2 इंटू या फिर सिंपली किलो पास्कल। ठीक है, अगर हम इसको और सिंप्लीफाई फॉर्म में करें तो देखो अगर हम यहाँ से डेसिमल हटाते हैं तो अपॉन में क्या आ जाएगा आपका, अपॉन में आपका आ जाएगा 1000 आ जाएगा, और उससे आप कैंसिल आउट करोगे तो आपका आएगा 101.3 इंटू मत लिखो किलो पास्कल। ठीक है, तो अगर हम किलो पास्कल में करें इसको, अगर आप सिंप्लीफाई करके देखो तो किलो पास्कल में आपका क्या होगा, 101.3 किलो पास्कल। ठीक है, तो ये हमने किलो पास्कल में आपका लिख दिया है बेटा। ठीक है, तो अब अगर हम देखें तो देखो नेक्स्ट हमारा कन्वर्जन क्या लिखवाया था मैंने आपको, नेक्स्ट हमारा क्या है, किसके बीच में रिलेशन है, एटीएम और बार के बीच में रिलेशन, यानी कि 1 ATM इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 1 बार के बराबर होता है। और अगर हम इसमें देखें mmHg में देखें तो आपका कितना होगा, 1 ATM इज इक्वल टू 760 mm ऑफ Hg। और अगर यहाँ देखें आपका क्या होगा, 1 ATM बराबर होता है 76 cm ऑफ Hg एंड, और हम क्या लिख सकते हैं 760 टॉर के बराबर होता है, या फिर एक और चीज है 1 बार के बराबर भी होता है। ठीक है, तो ये हमारा जो टेबल बना है, या मैं कहूँ ये जो बॉक्स बना है, ये आपको कंप्लीट रिलेशन बताएगा किस किस के बीच में, कंप्लीट रिलेशन बताएगा आपको किसके बीच में बताएगा बेटा, कि एटीएम और बाकी जितनी भी यूनिट आप प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज करते हो उनके बीच में रिलेशन क्या है। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन आपका गिवन है, सपोज मैंने आपको क्वेश्चन दिया है कि 152 cm ऑफ Hg को आपको कन्वर्ट करना है एटीएम में। एटीएम में वो प्रेशर कितना होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमें cm ऑफ Hg को एटीएम में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हम केमिस्ट्री में सारे प्रेशर एटीएम में लेते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस 152 cm Hg को रेफरेंस वैल्यू से डिवाइड कर दो। रेफरेंस वैल्यू आपकी क्या है, 1 ATM cm ऑफ Hg, कितने cm ऑफ Hg के बराबर होता है, 76 cm ऑफ Hg। तो अगर आप रेफरेंस वैल्यू से डिवाइड कर दोगे तो आपका आंसर जो आएगा, ये इससे कैंसिल, और आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 2 ATM, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया डायरेक्ट कन्वर्जन। अगर मैं आपको और भी ज्यादा ब्रीफ करके बताऊं, या मैं कहूं और ज्यादा सिंप्लीफाई करके बताऊं, तो देखो आपका क्या है 76, यहाँ देखो 76 cm ऑफ Hg जो है वो 1 ATM के बराबर होता है, ठीक है। तो 1 cm ऑफ Hg किसके बराबर होगा, 1 cm ऑफ Hg 1/76
एटीएम के बराबर होगा। ठीक है, हमें निकालना कितना है, 152 CM ऑफ Hg का निकालना है। तो आप क्या कर सकते हो, 1/76 मल्टीप्लाई बाय 152 ATM। ठीक है, जो कि आपका इसी फॉर्म में आ जाएगा 152/76 ATM। ठीक है बेटा, देख सकते हो आप ये। तो बेटा देखो, यहाँ से हमें ये पता लगता है कि अगर आपका प्रेशर किसी भी यूनिट में गिवन है तो आपको क्या करना है, उस वैल्यू को रेफरेंस वैल्यू, उसके करस्पॉन्डिंग रेफरेंस वैल्यू क्या है उससे डिवाइड कर दो, आप उसको डायरेक्टली एटीएम में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये तो बात हो गई हमारी प्रेशर की। हम अब नेक्स्ट आपकी यूनिट पढ़े, नेक्स्ट आपकी फिजिकल क्वांटिटी पढ़ेंगे जो कि है टेम्परेचर। देखो तो देखो बेटा, नेक्स्ट जो हमारी क्वांटिटी है या मैं कहूँ फिजिकल प्रॉपर्टी है वो है टेम्परेचर। तो मैं हालांकि टेम्परेचर के बारे में भी आपको पहले ही पढ़ा चुकी हूँ। हमने पढ़ा था कि हम टेम्परेचर 3 स्केल में मेजर कर सकते हैं, डिग्री सेल्सियस, केल्विन एंड डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, हम ये पहले पढ़ चुके हैं, बट मैं आपको फिर से पढ़ा रही हूँ ताकि एक रिवीजन हो जाए, ताकि आप जब मोल कंसेप्ट पढ़ो और उसमें जब ये टर्म्स आए तो आपके माइंड में बिल्कुल फ्रेश हो ये। ठीक है, तो देखो बेटा, आपका डिग्री सेल्सियस में आपका क्या होता है, हमने इनके इंटर कन्वर्टिंग स्केल भी पढ़े थे कि अगर आपको केल्विन टेम्परेचर है या फिर मैं कहूँ डिग्री सेल्सियस गिवन है, उसको आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है तो आप कैसे कर सकते हो, ये आपका उसका इंटर कन्वर्जन का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, दैट इज K इक्वल टू या फिर केल्विन इज इक्वल टू जितना टेम्परेचर आपका डिग्री सेल्सियस में गिवन है वो प्लस 273। और ऐसे ही मैंने आपको डिग्री फ़ारेनहाइट का भी बताया था कि अगर आपको डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, गिवन टेम्परेचर गिवन टेम्परेचर जो है आपका किसमें, डिग्री सेल्सियस में है, तो भी आप डायरेक्टली 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32 के हिसाब से आप कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे अगर बात करें हम, तो जब भी आपको कहीं रिएक्शन ये कह रखा हो, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी टेम्परेचर की, कि कभी भी आपका कह रखा हो ये कि ये रिएक्शन या फिर पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट रूम टेम्परेचर पे हो रहा है, दैट मीन्स आपका वहां टेम्परेचर कितना है, रूम टेम्परेचर कितना होता है, 25 डिग्री सेल्सियस। यानी कि अगर हम डिग्री सेल्सियस में बात करें तो रूम टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेल्सियस, और अगर हम उसे कन्वर्ट करें किसमें, केल्विन में, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 25 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पुट करो प्लस 273 तो आपका आएगा 298 केल्विन। तो केल्विन में अगर हम देखें तो रूम टेम्परेचर कितना होगा, 298 केल्विन। और अगर हम डिग्री फ़ारेनहाइट में करें तो यहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस रख दो तो आपका क्या हो जाएगा, 5 से 25 कैंसिल हो जाएगा, आपका क्या आएगा, 5 आएगा, 9 5 से 45 एंड 45 प्लस 32 आपका होता है 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। यानी कि अगर रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन हो रही है तो फ़ारेनहाइट स्केल पे उसकी कितनी मेजरमेंट होगी, 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये तो बात हो गई आपकी टेम्परेचर की, कि कभी भी अगर आपका रिएक्शन में टेम्परेचर गिवन होगा तो आप उनको इस 3 स्केल में मेजर कर सकते हो। बट यूजुअली हम केमिस्ट्री में केल्विन स्केल ही यूज करते हैं। तो जब भी अगर आपको टेम्परेचर गिवन हो किसी रिएक्शन में, या मैं कहूँ किसी भी न्यूमेरिकल में आपको टेम्परेचर गिवन हो डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में, तो सबसे पहले आपका काम है कि उसको कन्वर्ट करना केल्विन में। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले आप कन्वर्ट करोगे किसमें, केल्विन में। तो ये तो बात हो गई हमारी 6 फिजिकल प्रॉपर्टीज की, जो कि हमें मोल कंसेप्ट में जरूरत पड़ेगी। तो देखो बेटा, मोल कंसेप्ट आपका है क्या, हम अब तक पढ़ रहे थे कि हमें कौन कौन सी यूनिट यूज करेंगे मोल कंसेप्ट में। तो मोल कंसेप्ट में मैंने आपको क्या बताया, मोल क्या है, मोल एक यूनिट है टू मेजर द क्वांटिटी ऑफ एनी सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस की क्वांटिटी अगर आपको मेजर करनी है केमिस्ट्री में तो उस जगह आप कौन सी यूनिट यूज करोगे, मोल यूज करोगे। ठीक है, तो अप टू टेम्परेचर या मैं कहूँ 6 जो हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ ली, उसके बाद अब हमारा स्टार्ट होगा आपका मोल कंसेप्ट। तो मोल कंसेप्ट जो है उसको आप रिप्रेजेंट करेंगे हम 3 तरीके से, 3 वेज से रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप मोल को। पहला जो है वो है मोल इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, कि अगर आपको किसी भी केमिकल सब्सटेंस की क्वांटिटी मेजर करनी है कि कितनी क्वांटिटी में आप उस सब्सटेंस को लो एक्सपेरिमेंट करने के लिए, तो उसको भी आप मेजर कर सकते हो मोल्स में। ठीक है, दूसरा जो है रिप्रेजेंट हम किस तरीके से कर सकते हैं, वो है मोल इन टर्म्स ऑफ
ऑफ वेट, कि अगर आपको किसी एक्सपेरिमेंट में किसी सब्सटेंस का वेट मेजर करना है तो वहां पे भी आप मोल यूनिट यूज कर सकते हो। और थर्ड जो है हमारा रिप्रेजेंटेशन का तरीका वो है मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, कि अगर आपको किसी भी केमिकल सब्सटेंस की वॉल्यूम मेजर करने को कह रखा है या आपको किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस की वॉल्यूम मेजर करनी है तो वो भी मोल के टर्म्स में, या फिर आप वहां कौन सी यूनिट यूज कर सकते हो, मेजरिंग यूनिट मोल। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारे आज पूरे बेसिक कि हमने मोल कंसेप्ट में आज पूरा बेसिक पढ़ लिया, जो भी आपकी बेसिक चीजें नेसेसरी है मोल कंसेप्ट पढ़ने के लिए। ठीक है, कल के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे आपका मोल कंसेप्ट। तो मैं आपको यहाँ कहूंगी कि आपको जो जितना मैंने आपका बेसिक पढ़ाया है उसको जरूर पढ़ लेना, और ये मोल कंसेप्ट कभी भी स्किप मत करना अगर आपको केमिस्ट्री आगे पढ़नी है। तो अगर आपको केमिस्ट्री पढ़नी है तो मोल कंसेप्ट के बिना आपकी केमिस्ट्री जो है अधूरी मानी जाती है। अगर आपको मोल कंसेप्ट नहीं आएगा तो केमिस्ट्री में हमेशा ही आपको दिक्कत आती रहेगी। ठीक है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि इस लेक्चर को एक बार देखो, आप 2 बार देखो, बट अच्छे से केयरफुली इसको समझो। कुछ नहीं समझ में आ रहा है आप मुझसे पूछ सकते हो। तो आई होप आज का कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।